रुकिए, अगर आपने इकोनॉमिक्स सर्वे 2025-26 को हल्के में लिया तो यकीन मानिए प्रीलिम्स में बहुत कुछ छूट जाएगा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं ज्ञान सारथी, सिलेक्शन का सही सारथी, जहां सिलेबस नहीं, सिलेक्शन स्ट्रैटेजी पढ़ाई जाती है। आज हम आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के उन सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं की गहराई से पड़ताल करेंगे जो सीधे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल, मतलब ये जो दस्तावेज है, ये सिर्फ आंकड़ों का कलेक्शन तो है नहीं। बिल्कुल नहीं, ये समझना बहुत जरूरी है। ये दस्तावेज असल में भारतीय अर्थव्यवस्था की कहानी बताता है कि हम कहाँ से आए हैं और अब आगे कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। और हमारा लक्ष्य भी यही है कि इस कहानी से वो सभी जरूरी तथ्य और आंकड़े निकालें जो परीक्षा के लिए आप कह सकते हैं संजीवनी है। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। कई एस्पिरेंट्स के मन में होता है ये सवाल कि आखिर ये आर्थिक सर्वेक्षण है क्या। देखिए, सरल शब्दों में कहें तो इकोनॉमिक सर्वे भारत की अर्थव्यवस्था का एक आधिकारिक वार्षिक रिपोर्ट कार्ड है। एक एनुअल रिपोर्ट कार्ड। हाँ, हर साल बजट से ठीक पहले सरकार देश के सामने ये पूरा लेखा जोखा रखती है कि पिछले एक साल में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन कैसा रहा, क्या चुनौतियां थीं और भविष्य के लिए क्या अवसर है। अच्छा, और परीक्षा के नजरिए से एक अहम सवाल, इसे तैयार कौन करता है? इसे वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर एक विभाग है, आर्थिक मामलों का विभाग, जिसे हम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स या DEA कहते हैं। DEA। जी, और इस पूरी प्रक्रिया को जो लीड करते हैं वो है देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन। उन्हें इस दस्तावेज का द आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। द आर्किटेक्ट, सही। एक और बात जो अक्सर पूछी जाती है वो है इसकी प्रकृति के बारे में। क्या सरकार के लिए इसे मानना अनिवार्य है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। सर्वेक्षण की जो प्रकृति है वो सलाहकार है, मतलब एडवाइजरी। अच्छा, एडवाइजरी। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी या नॉन बाइंडिंग नहीं है। सरकार चाहे तो इन्हें माने या ना माने। चलिए, अब उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं जहां अक्सर छात्र गलती कर बैठते हैं। बजट और आर्थिक सर्वेक्षण के बीच का अंतर। हाँ, ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है। क्योंकि दोनों एक साथ ही आते हैं पर दोनों बहुत अलग हैं। हाँ, और सबसे बड़ा अंतर तो संवैधानिक है। देखिए, बजट एक संवैधानिक जरूरत है। आर्टिकल 112 में इसका जिक्र है। सरकार को हर साल बजट पेश करना ही होता है। वो मैंडेटरी है। एग्जैक्टली। वहीं दूसरी ओर आर्थिक सर्वेक्षण का संविधान में कोई जिक्र नहीं है। ये महज एक प्रथा है जो दशकों से चली आ रही है। और इनके फोकस में भी तो फर्क है। हाँ, बजट भविष्य की बात करता है ना? बिल्कुल। बजट का फोकस होता है आने वाले वित्तीय वर्ष पर, जैसे 2026-27 के लिए। वो एलोकेटिव होता है, किस मंत्रालय को कितना पैसा मिलेगा, कौन सी नई योजनाएं आएंगी। और सर्वे? जबकि सर्वे वो बीते हुए वर्ष यानी 2025-26 का विश्लेषण करता है। वो एनालिटिकल है। वो बताता है कि जो लक्ष्य रखे गए थे वो पूरे हुए हैं नहीं, और अगर नहीं तो क्यों। इसलिए इस पर संसद में कोई वोटिंग भी नहीं होती। जी, कोई वोटिंग नहीं होती। ठीक है, तो ये बुनियाद अब एकदम स्पष्ट है। अब आते हैं उन हेडलाइन नंबर्स पर जो इस साल के सर्वेक्षण की कहानी बता रहे हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा आंकड़ा, GDP ग्रोथ। जी हाँ, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जो अनुमानित GDP ग्रोथ है वो है 7.4%। 7.4%। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत प्रभावशाली है। प्रभावशाली तो है, लेकिन इसका असली महत्व समझ आता है जब हम इसे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। सही बात है। इस 7.4% का दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि भारत लगातार चौथे वर्ष दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था, अ फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना हुआ है। लगातार चौथा साल। हाँ, जब दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मंदी से जूझ रही हैं, तब भारत का इस गति से आगे बढ़ना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इस विकास के पहियों को घुला कौन रहा है? मतलब इस ग्रोथ का इंजन क्या है? What's fascinating here is the source. इसका सबसे बड़ा चालक है हमारा घरेलू उपयोग। डोमेस्टिक कंजम्पशन। जी, जिसे तकनीकी भाषा में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। वो GDP का 61.5% है और ये 2012 के बाद का उच्चतम स्तर है। अच्छा। इसका सीधा सा मतलब है कि भारतीय नागरिक खर्च कर रहे हैं, बाजार में मांग मजबूत है और अर्थव्यवस्था को अंदर से ही ताकत मिल रही है। तो घरेलू मांग मजबूत है, विकास दर ऊंची है, लेकिन
आमतौर पर जब विकास तेज होता है तो महंगाई भी सिर उठाने लगती है। उस मोर्चे पर क्या तस्वीर है? और यहीं पर इस साल के सर्वेक्षण की सबसे, मैं कहूंगी, चौंकाने वाली और सकारात्मक कहानी छिपी है। अच्छा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई इन्फ्लेशन वो गिरकर 1.7% के ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गई है। सिर्फ 1.7%? जी, ये वाकई एक बड़ी राहत है। 7.4% की ग्रोथ और सिर्फ 1.7% की महंगाई, ये तो मतलब टू गुड टू बी ट्रू जैसा लगता है। अर्थशास्त्र में ऐसी स्थिति के लिए खास शब्द भी है ना? बिल्कुल, आप गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। हाँ, गोल्डीलॉक्स। जैसे गोल्डीलॉक्स की कहानी में दलिया न ज्यादा गर्म था न ज्यादा ठंडा, ठीक वैसे ही जब किसी अर्थव्यवस्था में उच्च विकास दर हो और महंगाई नियंत्रण में हो तो उस आदर्श स्थिति को गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी कहते हैं। मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय इसी संतुलित और मजबूत अवस्था में है। जी, लेकिन ये गोल्डीलॉक्स स्थिति कितनी टिकाऊ है? कौन से कारक इस संतुलन को बिगाड़ सकते हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसका संतुलन काफी नाजुक होता है। वैश्विक तेल की कीमतों में अचानक कोई उछाल आ जाए या मॉनसून खराब हो जाए तो खाद्य महंगाई बढ़ सकती है, जो इस संतुलन को बिगाड़ सकता है। हाँ, इसीलिए सर्वेक्षण में नीतिगत स्थिरता पर बहुत जोर दिया गया है और इसी संदर्भ में एक प्रस्ताव भी है। क्या प्रस्ताव है? महंगाई की गणना के लिए आधार वर्ष मतलब बेस ईयर को 2011-12 से बदलकर 2022-23 करने का, ताकि महंगाई की तस्वीर और सटीक हो सके। ठीक है, तो पूरी अर्थव्यवस्था की सेहत अच्छी दिख रही है। अब जरा सरकार की अपनी वित्तीय सेहत की बात करते हैं, यानी राजकोषीय विवेक या फिस्कल प्रूडेंस। यहाँ पर ट्रेंड को समझना बहुत जरूरी है। राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट, जो सरकार की कमाई और खर्च के बीच का अंतर होता है, वो कोविड महामारी के समय वो तो बहुत बढ़ गया था। हाँ, वो 9.2% की चिंताजनक स्तर तक पहुंच गया था। लेकिन अब स्थिति में काफी सुधार है। सर्वेक्षण बताता है कि वित्तीय वर्ष 2026 में ये घटकर 4.4% पर आ गया है। 9.2 से 4.4%, ये तो एक स्पष्ट घटती प्रवृत्ति, डिक्लाइनिंग ट्रेंड को दिखाता है। बिल्कुल, और ये वित्तीय अनुशासन का संकेत है। और ये घाटा कम कैसे हो रहा है? इसका एक बड़ा कारण है मजबूत कर संग्रह। टैक्स कलेक्शन। जी, कुल करों में प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स की हिस्सेदारी बढ़कर 59% हो गई है। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ रही है। हाँ, मैंने भी आंकड़ा देखा। इनकम टैक्स रिटर्न ITR फाइल करने वालों की संख्या 6.9 करोड़ से बढ़कर 9.2 करोड़ हो गई है। इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था ज्यादा फॉर्मल हो रही है और ज्यादा लोग टैक्स के दायरे में आ रहे हैं। बिल्कुल, और जब सरकार की कमाई बढ़ती है और घाटा कम होता है तो उसका असर सरकार के कुल कर्ज पर भी पड़ता है। देश का जो ऋण से GDP अनुपात है, डेट टू GDP रेशो, उसमें भी 7.1% की कमी आई है। तो सरकार के खाते मजबूत हो रहे हैं। लेकिन किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ तो उसका बैंकिंग सेक्टर होता है। कुछ साल पहले तक हम ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम की बहुत बात सुनते थे। क्या हम उस समस्या से बाहर आ गए हैं? हम सिर्फ उससे बाहर ही नहीं आए हैं, बल्कि सर्वेक्षण के अनुसार हम अब एक नई स्थिति में प्रवेश कर चुके हैं। अच्छा। भारत अब ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम से ट्विन बैलेंस शीट एडवांटेज की ओर बढ़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा कीवर्ड है, इसे परीक्षा के लिए जरूर नोट कर लें। प्रॉब्लम से एडवांटेज, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। इसके दो स्तंभ क्या हैं? पहला स्तंभ है बैंकों की मजबूत बैलेंस शीट। उनका ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी GNPA, जिसे हम बैड लोन कहते हैं, बैड लोन, हाँ, वो गिरकर केवल 2.2% रह गया है। ये एक दशक में सबसे कम है। मतलब बैंकों के पास अब कर्ज देने के लिए पैसा है। और दूसरा स्तंभ? दूसरा स्तंभ है कॉर्पोरेट्स की साफ बैलेंस शीट। बड़ी कंपनियों पर भी कर्ज का बोझ कम हुआ है, इसलिए वो नया निवेश करने के लिए अब उत्साहित है। और ये निवेश जमीन पर दिख भी रहा है, खासकर सरकार की तरफ से। पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर का आंकड़ा काफी बड़ा है। हाँ, सरकार बुनियादी ढांचे पर, जैसे सड़कें, बंदरगाह, रेलवे, इन सब पर 11.2 लाख करोड़ रुपया खर्च कर रही है। ये न सिर्फ भविष्य के लिए संपत्ति बनाता है, बल्कि कई उद्योगों को भी गति देता है। ठीक है, तो देश की आंतरिक तस्वीर काफी मजबूत लग रही है। लेकिन आज की दुनिया में कोई भी अर्थव्यवस्था एक द्वीप तो है नहीं। वैश्विक झटकों से बचने के लिए हमारा सुरक्षा कवच, एक्सटर्नल सेक्टर, वो कितना मजबूत है? और ये कवच इस समय अभूतपूर्व रूप से मजबूत है। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार,
फॉरेक्स रिजर्व्स वो $701 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। 701 बिलियन डॉलर, ये एक बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन एक आम नागरिक के लिए इसका क्या मतलब है? इसका महत्व समझने के लिए इसे आयात कवर के रूप में देखना चाहिए। ये 701 बिलियन का भंडार हमें 11 महीने के आयात का बिल चुकाने की क्षमता देता है। 11 महीने का इंपोर्ट कवर? जी, मान लीजिए कोई अंतर्राष्ट्रीय संकट आता है, हमारी कमाई कम हो जाती है, तब भी हम लगभग 1 साल तक जरूरी सामान जैसे कच्चा तेल मंगवा सकते हैं। ये हमें एक जबरदस्त स्थिरता देता है। और हमारे आयात निर्यात के संतुलन यानी चालू खाता घाटे CAD का क्या हाल है? वो भी बहुत ही आरामदायक स्थिति में है। करंट अकाउंट डेफिसिट गिरकर सिर्फ 0.8% पर आ गया है। सिर्फ 0.8%। जी, और एक क्षेत्र जहां भारत लगातार दुनिया में नंबर 1 बना हुआ है, जी, वो है प्रेषण यानी रेमिटेंसेस। हमारे प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजा गया पैसा। बिल्कुल, 135 बिलियन के साथ भारत इसमें पहले स्थान पर है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें सबसे बड़ा स्रोत अब USA बन गया है, जहां से कुल रेमिटेंसेस का 32% आता है। अच्छा, तो ये मजबूत बाहरी क्षेत्र हमें किसी भी वैश्विक तूफान से बचाने के लिए एक मजबूत दीवार का काम करता है। ओके, तो मैक्रो इकोनॉमिक संकेतक मजबूत हैं। अब जरा इस 7.4% की ग्रोथ के अंदर झांकते हैं। अर्थव्यवस्था के अलग-अलग क्षेत्र कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं? यहाँ सबसे पहले बात करते हैं सेवा क्षेत्र, सर्विसेज सेक्टर की, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा इंजन है। इसने 9.1% की शानदार वृद्धि दर्ज की है। और GDP में इसकी हिस्सेदारी 53% है। जी, उद्योग क्षेत्र ने भी मुझे लगता है बराबरी की टक्कर दी है। इंडस्ट्री में भी 9.1% की ही वृद्धि हुई है। हाँ, और इसमें सरकार की PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का बड़ा योगदान माना जा रहा है। लेकिन सबसे दिलचस्प कहानी तो शायद कृषि क्षेत्र में है। बिल्कुल, कृषि की कुल वृद्धि दर 3.1% है, जो थोड़ी धीमी लग सकती है, लेकिन यहाँ हेडलाइन नंबर के पीछे एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है। आप किस बदलाव की बात कर रही हैं? अब कृषि क्षेत्र का मुख्य चालक पारंपरिक फसलें नहीं रहीं। असली ग्रोथ आ रही है पशुधन, लाइव स्टॉक से, जो 6.1% की दर से बढ़ रहा है, और मत्स्य पालन, फिशरीज से, जो 7.2% की दर से बढ़ रहा है। अच्छा, तो ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था के डाइवर्सिफिकेशन का संकेत है। एग्जैक्टली, ये बताता है कि किसान अब सिर्फ खेती पर निर्भर नहीं है, बल्कि आय के नए स्रोत अपना रहे हैं। ये वाकई एक महत्वपूर्ण अवलोकन है, और इन सभी क्षेत्रों को गति देने के लिए चाहिए मजबूत बुनियादी ढांचा। यहाँ क्या प्रगति है? यहाँ फिजिकल और डिजिटल दोनों ही मोर्चों पर जबरदस्त काम हुआ है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में हाईवे निर्माण में 60% की वृद्धि हुई है। भारतीय रेलवे का 99% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कहानी तो शायद इससे भी ज्यादा प्रभावशाली है। हाँ, आंकड़े तो यही बताते हैं। देश में 100 करोड़ ब्रॉडबैंड कनेक्शंस हैं। और डेटा की लागत सिर्फ 8 रुपए प्रति GB, जो दुनिया में सबसे सस्ती है। इसी का नतीजा है कि भारत में प्रति व्यक्ति डेटा खपत 25 GB प्रति माह तक पहुंच गई है। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार करने के तरीके को बदल रहा है। तो इस डिजिटल क्रांति की नींव पर भविष्य की कौन सी नई नीतियां बन रही हैं? सर्वेक्षण किन उभरते हुए क्षेत्रों पर ध्यान दे रहा है? 2 क्षेत्र प्रमुखता से उभर कर सामने आ रहे हैं, परमाणु ऊर्जा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। न्यूक्लियर एनर्जी एंड AI। जी, परमाणु ऊर्जा में शांति बिल का जिक्र है, जो इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का रास्ता खोलेगा। भविष्य के लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स SMRs पर जोर है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में क्या? AI स्टार्टअप्स के मामले में भारत दुनिया में 3रे स्थान पर है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन यहाँ एक चुनौती भी है, जिसका सर्वेक्षण में स्पष्ट उल्लेख है। क्या चुनौती है? वो है हमारी डेटा सेंटर की क्षमता। वैश्विक डेटा सेंटर क्षमता में भारत की हिस्सेदारी केवल 3% है। अगर हमें AI सुपर पावर बनना है, तो इस क्षमता को कई गुना बढ़ाना होगा। सही बात है। आर्थिक प्रगति की इस पूरी चर्चा में एक सवाल हमेशा महत्वपूर्ण रहता है। क्या इस विकास का लाभ समाज के सबसे निचले तबके तक पहुंच रहा है? और यहाँ भी कुछ उत्साहजनक आंकड़े हैं। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के अनुसार भारत में गरीबी अब 11.8% रह गई है।
11.8%। जी, जल जीवन मिशन के तहत 81% ग्रामीण घरों में अब नल से पानी पहुंच रहा है, जो सीधे सीधे स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा जो मानव विकास की सच्ची तस्वीर दिखाता है, वो है शिशु मृत्यु दर, IMR। बिल्कुल। पिछले 10 वर्षों में इसमें 37% की गिरावट आई है। ये दिखाता है कि स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हो रही हैं और उनका असर दिख रहा है। तो इन सभी आंकड़ों, नीतियों और सामाजिक प्रगति को मिलाकर देखें तो एक बड़ी रणनीतिक दृष्टि उभरती है। ऐसा लगता है कि भारत अब सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने के बारे में नहीं सोच रहा। आप एकदम सही दिशा में हैं। अब लक्ष्य केवल आयात प्रतिस्थापन यानी इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन तक सीमित नहीं है। नया मंत्र है स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी। स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी, सामरिक अपरिहार्यता। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। इसका असल में क्या मतलब है? इसका अर्थ है भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का एक ऐसा हिस्सा बनाना जिसके बिना दुनिया का काम ना चल सके। ये मेक इन इंडिया से एक कदम आगे है। मतलब मेक फॉर द वर्ल्ड, इस तरह से कि दुनिया को आपकी जरूरत हो। हाँ, जैसे ताइवान के सेमीकंडक्टर्स की जरूरत है या जर्मनी की इंजीनियरिंग की, भारत कुछ क्षेत्रों में एक अनिवार्य भागीदार बनना चाहता है। लेकिन सर्वेक्षण इस बड़ी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा के साथ एक जमीनी हकीकत की तरफ भी इशारा करता है। आप ट्रैफिक जैम की बात करें? हाँ, बेंगलुरु और मुंबई जैसे शहरों में ट्रैफिक जाम का जिक्र है, जिससे बड़ी आर्थिक हानि होती है। जी, और ये एक महत्वपूर्ण अनुस्मारक है। यह बताता है कि मैक्रो इकोनॉमिक सफलता को स्थायी बनाने के लिए माइक्रो लेवल की चुनौतियों को हल करना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल सही। आप वैश्विक शक्ति बनने का सपना तब तक पूरी तरह साकार नहीं कर सकते जब तक आपके अपने शहरों के पहिए जाम में फंसे हों। चलिए, तो इस गहरी चर्चा के बाद एक त्वरित पुनरीक्षण कर लेते हैं। इन आंकड़ों का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। जीडीपी ग्रोथ 7.4%, इन्फ्लेशन CPI 1.7%, फिस्कल डेफिसिट 4.4%, फॉरेक्स रिजर्व्स $701 बिलियन, रेमिटेंसेस $135 बिलियन और सर्विसेज सेक्टर का जीडीपी में हिस्सा 53%। और एक नया टर्म याद रखिए, शांति बिल, जो परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। तो इन शानदार आंकड़ों के बीच हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाला सवाल ये है, स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी का ये विचार भारत को केवल एक उत्पादक से वैश्विक व्यवस्था के एक अनिवार्य स्तंभ में कैसे बदल सकता है? और क्या बेंगलुरु के ट्रैफिक जैम जैसी स्थानीय समस्याएं इस राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा के रास्ते में सिर्फ एक छोटी-मोटी बाधाएं या एक बड़ी चेतावनी? इस पर सोचिएगा जरूर। अगर ये जानकारी आपके प्रीलिम्स के रंग बढ़ा सकती हैं, तो इसे लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि कंपटीशन में इन्फॉर्मेशन ही पावर है। टाइप करना ना भूलें। याद रखें, स्किप किया = सिलेक्शन रिस्की, सेव किया = रिवीजन पक्का। मिलते हैं अगली बार।